Okay, so let's begin. So in this lecture, we are going to study about concentration terms. हम लोग concentration terms के विषय में जानेंगे क्या होगा. अब ये जो concentration terms है, इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं. इससे पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का एक कंप्लीट पोर्शन कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ये सीखा कि व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के जो मोल्स होते हैं वो किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं. और फिर फाइनली हमने जस्ट अभी पीछे जो पढ़ा था दैट वाज पीओएसी. अब पीओएसी करने के बाद मीन्स पीओएसी तक आप ऐसे कह सकते हैं कि वी हैव फिनिश्ड वन complete part of mole concept and now we are starting another altogether different part. So we can also say that आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2. तो प्लीज नोट डाउन दैट दिस इज मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2. पार्ट 1 इज ऑलरेडी ओवर. नाउ अब इस मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे, एक्चुअली हमें इस पार्ट 2 में कंसंट्रेशन टर्म्स ही पढ़ने हैं और उनके विषय में डिटेल्स जाननी और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं. सो मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करते हैं. तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स कब यूज़ होता है, तो सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि कंसंट्रेशन टर्म कब यूज़ करते हैं. तो जब कोई केमिकल रिएक्शन किसी सॉल्यूशन में हम देखें, है ना, व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सॉल्यूशन देन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि तब हमें कंसंट्रेशन टर्म्स की जब जानकारी होगी तभी फिर उस रिएक्शन के विषय में हम लोग कुछ आके बोल पाएंगे. सो एक लाइन ये लिख लेनी चाहिए हमें कि कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ते कब हैं. तो ऐसा लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन सॉल्यूशन. तो जब हम कभी भी केमिकल रिएक्शन को किसी सॉल्यूशन में देखते हैं देन वी विल रिक्वायर दिस कंसंट्रेशन टर्म. ओके, अब चूंकि कंसंट्रेशन टर्म्स तभी किसी मतलब का है जब हम रिएक्शन को सॉल्यूशन में कराएं, तो पहले सॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है. सो सॉल्यूशन मैंने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक कंटेनर है और उसमें कुछ लिक्विड टाइप का भर दिया गया है. सो से दिस इफ दिस लिक्विड इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंसेस, और उन सब्सटेंसेस को हम लोग नाम देते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दीजिए, होमोजीनियसली मिक्स कर दीजिए. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हो गया कि थ्रू आउट द मिक्सचर composition of the mixture is same, so then we call it a solution. Okay, तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स तभी यूज होगा जब सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन को तो जानना जरूरी है. ओके, सो नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन. ओके, तो स्टार्ट करेंगे. हम लोग लिखेंगे कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances. अब ये जो वर्ड होमोजीनियस मिक्सचर है, इसका मतलब हम लोग ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट के पहले या शायद सेकेंड लेक्चर में कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार लिख लें. होमोजीनियस मिक्सचर का अर्थ हो जाता है कि सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ये मतलब हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर का. ठीक. So it is homogeneous mixture of 2 or more substances. Now these substances which form together solution, उन्हें हम कहते हैं solute and solvent. तो अब solute और solvent क्या हो गया. solute हो जाता है जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में कम हो.
और जो सॉल्वेंट हो जाता है, भाई कैसे पता चले किसको सॉल्वेंट कहा जाए किसको सॉल्यूट कहा जाए, तो जो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सो लिख लेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट में। सॉल्वेंट में पहले लिख देता हूं प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, एंड द सॉल्यूट is present in lower quantity, solute is present in lower quantity। तो जो अधिक मात्रा में रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर ऐसा सब्सटेंस हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में रहेगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो एक ही होता है, सॉल्यूट एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस लाइन को भी हम लोग लिख लेते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, उसमें लिखेंगे हम लोग, यहाँ जगह नहीं है। ओके, सो जो सॉल्वेंट होगा दैट इज ओनली वन, और जो सॉल्यूट होगा वो क्या हो सकता है, वो वन भी हो सकता है या फिर मोर देन वन भी हो सकता है, वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। सो दीज आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं सॉल्यूशन के विषय में, तो और बातें स्पष्ट हो जानी है। सो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग से, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। तो जब आप वाटर के गिलास में 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो फिर आप क्या बोलेंगे कि जो सॉल्यूट है वो क्या हो गया आपका शुगर, और जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या हो गया आपका वाटर, सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर। अब सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर एक ही सॉल्यूट है विच इज शुगर एंड एक सॉल्वेंट है विच इज वाटर। नाउ कम टू अनदर एग्जांपल। जैसे बोला गया कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट विद वाटर, तब क्या हो रहा है बच्चों, अब जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट तो वाटर ही है, सॉल्वेंट तो अभी भी क्या है वाटर बेस्ड सॉल्यूशन ही है। तो पानी में ही क्या किया आपने, 1 चम्मच चीनी डाल दी और 1 चम्मच क्या किए नमक भी डाल दिए। तो अब जो सॉल्यूट हो गए, तो नाउ वी आर हैविंग 2 सॉल्यूट्स, फर्स्ट इज शुगर एंड द सेकेंड इज सॉल्ट। और सॉल्वेंट तो आपके कितना है, सॉल्वेंट तो वाटर ही है। तो यहां से ये समझ में आ गया कि वी कैन हैव मोर देन 1 सॉल्यूट्स बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज सिंगल, जिसमें सारे सॉल्यूट्स हम लोग मिलाते हैं। तो नाउ इट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझ गए क्या हो गया कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से बनता है, और सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। अब जब सॉल्यूशन के बारे में सब स्पष्ट हो गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल प्रोसीड अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, तो पहले तो सॉल्यूशन को ही समझना आवश्यक था कि सॉल्यूशन क्या होता है। जब सॉल्यूशन को समझ गए तब फिर समझेंगे कि उसमें रिएक्शन जब होगी तो कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं उसको सीखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन समझते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट, और यू कैन पुट द हेडिंग कंसंट्रेशन टर्म या कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग है, लेट अस सी। कोई भी सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि भाई सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। अच्छा, तो कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का जनरली हम लोग सॉल्यूट के टर्म्स में लिखते हैं कि किसी दिए हुए सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमने मिलाया हुआ है। सो अब उसका जो अमाउंट है सॉल्यूट का, उस सॉल्यूट का जो अमाउंट है उस सॉल्यूशन में कितना है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हमको लिखना चाहिए कि दिस इज amount of
सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस जनरली सॉल्यूट ही होता है, उसी के टर्म्स में कंसंट्रेशन बताते हैं, क्योंकि जनरली हमें वाटर बेस्ड सॉल्यूशन पढ़ने रहते हैं, और वाटर बेस्ड सॉल्यूशन रहेंगे तो उसमें जो भी आप दूसरा अमाउंट डालेंगे उनके रिस्पेक्ट में हमें कंसंट्रेशन बताने रहेंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जनरली सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present in given volume, amount of substance present in given volume of solution. So this is your concentration. तो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का अर्थ हो गया कि दिए हुए सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जो सब्सटेंस है वो कितना प्रेजेंट है, उस सब्सटेंस का अमाउंट अगर मालूम हो गया वही उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ओके, सो लेट्स सी अबाउट ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं, इसमें से हमने कहा कि 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में 2 सब्सटेंसेस हैं ए और बी, मीन्स दीज टू ए एंड बी आर द सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अलावा सॉल्वेंट भी है, लेकिन हम लोग केवल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट के फॉर्म में 2 सब्सटेंसेस दिख रहे हैं हमारे पास, ए और बी। तो अगर पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, तो अब सबसे पहले तो ये बात आएगी कि सर जो कंसंट्रेशन है आप वो किसका चाहते हैं, ए के रिस्पेक्ट में चाहते हैं या बी के रिस्पेक्ट में चाहते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझें, हमने कहा कि भाई इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में जो ए सॉल्यूट है से उसके 5 मोल्स प्रेजेंट हैं और जो बी सॉल्यूट है उसके 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। एक बस आपको एग्जांपल में समझा रहा हूं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। ओके, सो तो अगर हमने कहा कि कंसंट्रेशन of solution with respect to A, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 5 moles of A in 1 liter of solution। तो ये हो गया सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में कि ए का कितना अमाउंट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। नाउ अब अगर पूछा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू बी, अब बी का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो हम लोग कैसे कहेंगे, बी के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन क्या कहा जाएगा, we will say that 2 moles of B in 1 liter of solution, 2 moles of B in 1 liter of solution। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमने A के टर्म्स में भी लिख दिया और B के टर्म्स में भी लिख दिया, ठीक। तो यही कंसंट्रेशन है। अब ये जो कंसंट्रेशन को लिखने के तरीके हैं वो तरीके ही अलग अलग होते हैं और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंसंट्रेशन विच इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसको जितनी भी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकें, ऑल दोज डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन आर कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक। तो कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन तो समझ गए क्या होता है, अब कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज कंसंट्रेशन टर्म्स। देखें भाई कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होगा, ऐसे लिख लेंगे कि देयर आर different methods to represent
concentration of a solution, to represent concentration of a solution. All these methods are concentration terms. इन सारे मेथड्स को ही हम लोग क्या नाम देंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स. मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेज़र करने के जो तरीके हैं वो तरीके ही क्या हो जाते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स कहलाते हैं. अब मेनली 4 तरीके होते हैं. ठीक, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो 4 तरीकों से दिखाया जा सकता है. तो उसको भी हम लिख लेते हैं कि मेनली 4 मेथड्स हो गए. मेनली 4 मेथड्स. नाउ एक एक मेथड को हम लोग लिखेंगे और फिर समझेंगे उसका मतलब क्या है. अब मेन चीज़ स्टार्ट होती है. अभी तक तो केवल बस इंट्रोडक्शन ही चल रहा था. नाउ मेन थिंग्स बिगिन. सो जो फर्स्ट है, जो पहला मेथड है कंसंट्रेशन को बताने का, दैट इज इन परसेंटेज टर्म्स. इसको हम लोग किसी अलग कलर से लिख लेते हैं ना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज टर्म्स. मीन्स जब कंसंट्रेशन को परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाए देन वी कॉल परसेंटेज टर्म्स. इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. सेकेंड मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी. मोलैरिटी इज द सेकेंड थिंग. मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. थर्ड जो आपका तरीका है दैट इज मोलैलिटी. थर्ड मेथड इज मोलैलिटी एंड द फोर्थ मेथड इज मोल फ्रैक्शन. फोर्थ मेथड इज मोल फ्रैक्शन. तो ये 4 मेथड हो गए, कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन. इन 4 तरीकों से हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बता पाते हैं कि क्या होगा. सबका उद्देश्य सेम ही है, कंसंट्रेशन बताना है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं. सो इस लेक्चर में हम लोग केवल ये फर्स्ट विच इज कंसंट्रेशन टर्म्स इन परसेंटेज उसको समझेंगे. बाकी मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये आगे के लेक्चर्स में आएंगे. सो अब हम लोग जो है पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको पढ़ेंगे विच इज परसेंटेज टर्म्स, है ना. परसेंटेज टर्म इसको पढ़ना है. सो परसेंटेज के टर्म में कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दैट वी आर सीइंग. ओके, सो लेट्स बिगिन. अभी जो परसेंटेज टर्म्स हैं इनको भी बच्चों 4 तरीके से लिखा जाता है. तो जो पहला परसेंटेज टर्म है उसको लिखते हैं परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट. एक ही बात है. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक परसेंटेज का साइन लगाएंगे, फिर BY यानी बाई लिखेंगे और फिर W/W. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. मीन्स परसेंटेज वेट बाई वेट, है ना. परसेंटेज वेट बाई वेट. अभी जो परसेंटेज वेट बाई वेट है ये क्या होता है जरा ध्यान से समझें. जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, या एग्जाम्पल से नहीं समझते हैं, ऐसे लिखते हैं कि इसका नोटेशन लिखते हैं. इसको लिखने का तरीका है कि फॉर अ सॉल्यूशन इसको लिखा जाएगा X% वेट बाई वेट. X% वेट बाई वेट, है ना. कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन के W ग्राम में
अपना जो सॉल्यूट है उसके W ग्राम, सॉरी मैं गलत बोल दिया, X% वेट बाई वेट है, तो इसका मतलब होगा कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जो सॉल्यूट है उसके X ग्राम प्रेजेंट है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि X ग्राम सॉल्यूट is present in 100 gram solution. X gram solute is present in 100 gram solution. So this is the meaning of X% weight by weight. जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे हमने कहा कि से 40% weight by weight NaCl solution, 40% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन है ना। तो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे हम लोग? इसका मतलब होगा कि अब जैसे NaCl सॉल्यूशन लिखा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका सॉल्वेंट आप मान कर चलेंगे कि ये सॉल्वेंट है वाटर और सॉल्यूट है आपका NaCl। अगर NaCl सॉल्यूशन या कुछ भी सॉल्यूशन लिखा है और उसमें अलग से सॉल्वेंट और सॉल्यूट के को डिस्टिंग्विश नहीं किया है, तो आपको मानकर चलना है कि जो सॉल्वेंट है वो है आपका वाटर और जो सॉल्यूट है वो है आपका NaCl। ठीक है, तो 40% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, या कोई भी सॉल्यूशन हो, HCl का सॉल्यूशन का, NaCl का सॉल्यूशन, NaOH का सॉल्यूशन, तो उसमें वो जो जिसके टर्म्स में सॉल्यूशन दिया है दैट इज इट्स सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इज बाय डिफॉल्ट वाटर, अगर कुछ नहीं दिया है। ठीक, क्योंकि वाटर बेस्ड सॉल्यूशन ही हम लोग जनरली पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज 40% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। सो इसका मतलब होगा कि 40 ग्राम सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट है तुम्हारा NaCl is dissolved in 100 ग्राम, किसमें डिजॉल्व है? 100 ग्राम वाटर। तो इसका मतलब हुआ कि 40 ग्राम NaCl विच इज द सॉल्यूट, इट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सो ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज बाई मास या परसेंटेज बाई वेट। ये दिस इज द फर्स्ट परसेंटेज टर्म। नाउ कम टू द सेकेंड टर्म, दूसरे टर्म पर आते हैं। देखो अब दूसरा टर्म क्या है। सेकंड है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या इसको कैसे लिखा जाएगा? परसेंटेज V डिवाइडेड बाई V। ठीक, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसको समझो कैसे लिखा जाएगा कि से फॉर अ सॉल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ है, फॉर अ सॉल्यूशन, किसी एक सॉल्यूशन के लिए लिख दिया है कि से X% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो दिस स्टेटमेंट मीन्स, इस स्टेटमेंट का मतलब होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो परसेंटेज टर्म्स होते हैं उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को और जो डिनोमिनेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन को। ठीक, ये दो बातें हमको हमेशा याद रखनी है। अब उसमें टर्म जो भी दिया हो, मास दिया हो तो सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास, वॉल्यूम दिया हो तो सॉल्यूट का वॉल्यूम या सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो देखने का है। अलग अलग परसेंटेज टर्म्स में अलग अलग, जैसे अभी हम लोगों ने मास बाई मास पढ़ा था, अब हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कर रहे हैं। सो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया कि X ml of solute present in 100 ml of solution. X ml solute present in 100 ml solution. So this is the
परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ऊपर हो गया सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अगेन। से हमसे कहा गया कि भाई 40% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, है ना, इस तरह से लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हम लिखेंगे कि 40 ml of NaCl is present in 100 ml of solution, is present in 100 ml of solution। तो अगर कोई कहे कि भाई इसमें ज़रा ये तो जो आप NaCl है सर ये तो सॉल्यूट हो गया, तो फिर इसमें सॉल्वेंट कितना है ना? तो आप बता सकते हैं कि सर अगर 100 ml टोटल सॉल्यूशन था और उसमें सॉल्यूट का 40 ml है, तो जो सॉल्वेंट है जिसको कि हम वाटर समझते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 ml इज़ द टोटल सॉल्यूशन, 40 ml इज़ द सॉल्यूट, तो जो सॉल्वेंट इज 60 ml, है ना। तो इस तरह से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के विषय में जानकारी दे सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड परसेंटेज टर्म, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड। देखें थर्ड परसेंटेज टर्म्स क्या है। तो जो तीसरा परसेंटेज टर्म है वो हो जाता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट या वॉल्यूम बाय मास। सो नेक्स्ट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। वेट की जगह मास भी लिखा जा सकता है। एक्चुअली हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में वेट ही बोलेंगे, बट वो होता है मास के टर्म में जब एक्चुअली आप मैथमेटिकली उसको करेंगे। सो दिस इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, सॉरी वेट बाय, नहीं थोड़ा गलत हो गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट लिख रहे हैं ना, तो V बाई W आना चाहिए। चेंज कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। अच्छा, अब देखें इसका मतलब क्या है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है फॉर अ सॉल्यूशन लिखा हुआ है से X परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, X परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ that X ml of solute, वॉल्यूम बाय वेट हो गया ना, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब हो गया X ml of solute, न्यूमरेटर ऑलवेज solute, is dissolved या present, जो भी टर्म आप लिखना चाहें, X ml of solute is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, चूंकि हम लोग लिख तो रहे हैं वेट बाई, सॉरी वॉल्यूम बाई वेट लिख रहे हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन की बारी आ रही है तो उसका मास लिख रहे हैं। देखो 100 ग्राम, ग्राम तो मास का यूनिट है। तो बोलचाल की भाषा में इसको परसेंटेज V बाई W या वॉल्यूम बाई वेट लिखा जाता है, बट अगेन वी विल अंडरस्टैंड दैट इट इज X ml ऑफ वॉल्यूम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो नीचे है टर्म वो डेफिनेटली मास के टर्म्स में लिखा जाता है। ठीक, भले ही उसको कहा जाए वेट बाई वॉल्यूम बाई वेट, लेकिन वो समझा जाएगा वॉल्यूम बाई मास। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं। सो लिख दिया है कि से 30% HCl वॉल्यूम बाई वेट। ठीक, तो इसका क्या मतलब लिखोगे? इसका मतलब लिखोगे कि 30 ml of HCl is present in 100 ग्राम of solution,
in 100 gram of solution. ठीक. So this is your third percentage term, which is volume by weight, V by W. Now we are moving to the fourth. देखो क्या है, फोर्थ है आपका परसेंटेज वेट या मास बाय वॉल्यूम. मतलब परसेंटेज ऊपर, अभी पिछले केस में वॉल्यूम ऊपर था, अब हो गया आपका W बाई V. ठीक. सो परसेंटेज वेट या मास बाय वॉल्यूम. सो दिस इज योर फोर्थ परसेंटेज टर्म. मैंने लग रहा है कि अभी तो हम लोग स्टार्ट किए थे ABC से. अच्छा, ये तो था A, फिर ये हो गया 2, तो चलो इसको B कर लेते हैं, या एक काम कर लेते हैं कि जिसको A किया था उसी को 1 कर देते हैं. इसको 1 नाम दे देते हैं. ठीक. तो मास परसेंटेज 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, 4 हो गए. सो दिस इज द लास्ट, फोर्थ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. अब इसको कैसे लिखा जाएगा? जैसे फॉर अ सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ है X% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लिखा जाएगा कि X ml परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है ना, तो न्यूमरेटर होगा हमेशा किसके लिए? न्यूमरेटर होगा सॉल्यूट के लिए, बार बार वही चीज़ है, और डिनोमिनेटर होगा तुम्हारा सॉल्वेंट के लिए. तो हम लोग लिखेंगे कि ऊपर सॉल्यूट का वेट या मास दे रखा है और नीचे दे रखा है वॉल्यूम. तो वी विल से दैट X ग्राम ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml solution. Present in 100 ml solution. Example. Again, जैसे लिख दिया से 40% weight by volume NaOH solution है ना. तो हमने क्या बताया, कोई भी सॉल्यूशन लिखा हो, अगर कुछ गिवन नहीं है सॉल्वेंट के विषय में, तो बाय डिफ़ॉल्ट जिसके टर्म्स में सॉल्यूशन लिखा जाएगा दैट इज योर सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इज H2O. ठीक. सो 40% वेट बाय वॉल्यूम अगर NaH सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब होगा कि 40 ग्राम of NaOH is present in 100 ml solution. So this is all about the fourth percentage term, which is percentage weight by volume. तो इसी के साथ हमने क्या हुआ कि परसेंटेज, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे, तो उस कंसंट्रेशन टर्म में बात हुई कि भाई 4 तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं. तो 4 तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला जो टर्म था दैट इज़ परसेंटेज टर्म्स. और परसेंटेज टर्म्स हमने कितने पढ़ लिए? टोटल 4. कौन कौन से थे एक बार फिर से हल्का से रिवाइज कर लेते हैं. परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास. सेकेंड वॉज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. Third was percentage volume by weight, and the fourth and the final is percentage weight by volume. Numerator in all specify solute, and denominator of all specify no, not solvent, it is solution. डिनोमिनेटर किसको स्पेसिफाई करता है?
सॉल्यूशन को स्पेसिफाई करता है। ठीक, तो इतना हमको ध्यान रखना है। तो हम लोग अभी तक 4 तरह के कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर लिए। अब उस पर एक बेस छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, सो लेट्स सॉल्व दिस। नाउ सी हाउ इजी दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर। लिखा हुआ है कि एक सॉल्यूशन है बनाया गया बाय एडिंग 2 grams ऑफ अ सब्सटेंस A to 18 gram of water. Okay, so the solution is being prepared by 2 grams of substance A into 18 grams of water. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स में सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो हमने पढ़ रखा है द स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूट और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। अब पूछा है मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट बताइए। सो इफ वी से टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, सो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 20 grams. सो सॉल्यूशन का टोटल मास आ गया विच इज 20 grams. नाउ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, इसी को क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट कह सकते हैं, इसी को परसेंटेज मास बाय मास कह सकते हैं। सो दिस इज न्यूमरेटर इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉरी न्यूमरेटर इज द मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज 18। या मैं पूरा लिख ही देता हूँ एक बार, क्योंकि पहले एक ही क्वेश्चन करेंगे इसमें हम लोग। सो न्यूमरेटर में हमें लिखना होगा मास ऑफ सॉल्यूट, और जैसा कि अभी हम लोगों ने 4 तरह के परसेंटेज टर्म्स पढ़े, तो हमने ये जाना कि सभी में न्यूमरेटर इज ऑलवेज बिलोंगिंग टू सॉल्यूट एंड द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज बिलोंगिंग टू द सॉल्यूशन। सो अब क्योंकि ये मास परसेंटेज वाला टर्म है, तो नीचे क्या करेंगे, नीचे भी हम लोग मास का ही उपयोग करेंगे। सो दिस इज मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड इनटू 100%. सो दिस इज योर आंसर. नाउ वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स. So mass of the solute is 2 grams and the mass of solution is 20 gram into 100%. So this is coming like 10%. So this 10% your desired answer. तो देखिए कितना easy है. So concentration terms में जो first percentage terms है, उसमें बस हमने जो 4 तरह के percentage terms पढ़े हैं, उन्हीं के values के basis पर we will calculate all 4 very easily. And it will be given in the question if asked in your exam. So that's all about this first lecture of mole concept part 2, है ना? So thank you very much all of you.